हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और देखिए आज एक फ्रेश चैप्टर है, नया चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। क्या होता है स्टूडेंट्स, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी को नहीं समझ में आता या फिर किसी को आइडिया नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी बच्चे को टफ लगता है, तो ये चैप्टर करने के बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक सभी बच्चे समझेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 12। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है आपकी बुक में। अब देखिए, इसका हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें एक चीज है स्टूडेंट्स, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 लिखा है मैंने। क्या है, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशन। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन। ये जो पूरी x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है, इसको इक्वेशन बोलते हैं यानी समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? समीकरण। समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स? समीकरण पता है, जहां पे बीच में इक्वल का साइन आ जाए। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाए उसको बोलते हैं हम समीकरण, इक्वेशन। लेकिन अगर मैं सिर्फ अकेले इसकी बात करूं x प्लस 4 की, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में। तो जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो हो जाता है इक्वेशन, और लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये टर्म्स हों तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हो गया यानी व्यंजक। ठीक है, इसको हम व्यंजक बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका इसके साथ फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके इस चैप्टर में काफी यूज होने वाले हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं आपके लिए। एक्सप्रेशन हो जाता है आपका 3xy प्लस 2x, कुछ भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं। अब कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, फिर टर्म, फिर फैक्टर्स, एंड उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आपके लिए कोएफिशिएंट। तो ये क्या होता है, क्या चीज होती है, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। कांस्टेंट को अचर। जो टर्म है उनको हम पद बोलते हैं। जो फैक्टर है उनको हम गुणनखंड बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, गुणनखंड। और एक हो गया आपका कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इनकी हिंदी टर्मिनोलॉजी होगी। अब आपके सामने अगर ये टर्म्स आएंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई इंग्लिश में किसको क्या बोलते हैं, हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे से डिटेल में ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई, कहीं में ए बी सी ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये वेरिएबल हो गए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो समझते हैं। वेरिएबल मतलब होता है जिनकी वैल्यू, जिनका मान चेंज हो सकता है। जैसे एक्स है, कहीं पे x 2 होगा तो कहीं पे 4 भी हो सकता है, कहीं पे 8 भी हो सकता है। अब सोचिए ये 2 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये जो वेरिएबल है हमारा x, ये वेरिएबल जैसे नाम से ही पता लग रहा है चर, ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास आता है एक कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो गया जो चेंज ना हो, ठीक है। जैसे ये 4 देखिए, 4, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। आप कहीं भी देख लीजिए, देहरादून में भी 4 रहेगा और दिल्ली में भी 4 रहेगा, आपके घर पे भी 4 रहेगा, आप बाहर जाएंगे वहां भी 4 तो 4 ही रहेगा। इसी तरह 5 है, 10 है, ये सब कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यू कभी बदले ना, चेंज ना हो, उनको कांस्टेंट बोलेंगे। जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x है, y है, z है, a है, c है, b है, d है, तो ये हम लेट करते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। क्योंकि x की कभी तो वैल्यू हम 5 भी रख देते हैं, कभी 10 भी रख देते हैं, कभी 2 भी, कभी 1 भी, कुछ भी रख देते हैं। तो इसीलिए जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो हो गए वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स, उनको बोलेंगे हम कांस्टेंट। तो ये 2 टर्म्स तो अच्छे से आपने सीख ली हैं। अब आता है स्टूडेंट पद। पद किसको बोलते हैं, टर्म किसको बोलते हैं। तो देखिए ये जो एक पूरी है 3x प्लस वाई, इस पूरे को हम टर्म बोलेंगे, ठीक है। 3x y, ये हो गया टर्म, एक पद। ऐसे नहीं कि आपने इसमें से अकेला x उठा के बोल दिया कि ये टर्म है, ये टर्म नहीं होगी, ये तो एक वेरिएबल हो जाएगा इस टर्म का। टर्म मतलब ये पूरी, और ना ही बच्चों ये आप इस पूरी को टर्म बोल सकते हैं, एक टर्म हो गई, ठीक है। इनको हम अलग अलग किस चीज से करते हैं, प्लस माइनस से हम इनको अलग अलग दर्शाते हैं स्टूडेंट्स। तो टर्म समझ में आ गई, और टर्म इसमें क्या होगी, 2x 4, ये सब इसमें पद हो गए, टर्म हो गई। अब बच्चों आती है बारी फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फैक्टर यानी गुणनखंड। अब देखिए 3xy है, 3xy है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 3 हो सकता है इसका फैक्टर, x हो सकता है इसका फैक्टर, y हो सकता है इसका फैक्टर, 3x 3y xy, ये सब इसके फैक्टर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फैक्टर समझ में आ गए। उसके बाद आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी गुणांक। जैसे ये 2 है, ठीक है, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन में, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे 3 है, किसके साथ, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई 3 हो रखा है, तो ये 3 हो गया कोएफिशिएंट। इसी तरह से 2 है, ये कोएफिशिएंट हो गया, एक्स के साथ 2 दिख रहा है हमें, इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। लेकिन 4 है, उसको कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो ये जो 5 टर्म आपके सामने मैंने लिखी हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से समझो। बिल्कुल बच्चों बेसिक चीज यही है। अगर आपने ये चीज ध्यान से समझ ली तो ये चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से आपको नोट डाउन करना है, समझना है। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे कोई सी इस टर्म में, 5 टर्म्स में से किसी एक टर्म में भी अगर आपको डाउट लगे, अभी पूछ लीजिए,
क्योंकि अभी अगर आपने पूछ लिया, बाद में आपको कोई क्वेश्चन भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब के सब आसान लगेंगे आपको। इसीलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ताकि आप बड़े मजे में पूरा चैप्टर कर पाओ। इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबने देख लिया, ध्यान से नोट डाउन कर लिया। किसी को कहीं पे कोई डाउट लगता है तो अभी भी पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये टर्म, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक चीज जब आप करोगे तो बारी बारी एक साथ 2-3 टर्म भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब बच्चों अगला टॉपिक हम करेंगे, तो यहाँ पे जो टर्म हमने सीखी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टर्म पता है बच्चों क्या होता है? पद। क्या बोलते हैं इसको? पद। तो जो टर्म होती हैं कौन सी होती हैं? एक तो होती है लाइक टर्म और एक होती है अनलाइक टर्म। ठीक है, अब हिंदी में मैं आपको इसका बता देता हूं। लाइक टर्म होती है समान पद, ठीक है, और अनलाइक टर्म असमान। ये तो क्लियर है। अब होती क्या है ये चीज ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। अब देखिए, जो लाइक टर्म होती हैं वो किस तरह से होती हैं, जैसे 3xy प्लस 5xy। तो ये दिख रहे हैं आपको, ये इस एक्सप्रेशन में दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। जबकि अगर आपके पास ऐसा होता 3xy प्लस 7x, ये दोनों अनलाइक टर्म हो गई, ये और ये अनलाइक टर्म है। तो 3x 70, ये दोनों भी अनलाइक टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टर्म आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अब कैसे पता लगेगा कि भाई अनलाइक क्या होती हैं और लाइक क्या होती हैं? तो देखिए, जो आपको ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स यहाँ पे देखिए, तो पहले टर्म में देखेंगे तो आपको एक्स वाई ही अल्फाबेट्स दिखेंगे, जबकि दूसरे टर्म में भी एक्स वाई ही दिखेंगे, देख सकते हैं हम। लेकिन जब टर्म अनलाइक होंगी तो पहले पद में आपको सिर्फ एक्स वाई दिख रहा है और दूसरे पद में सिर्फ एक्स दिख रहा है, तो ये अल्फाबेट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए टर्म्स हो जाती हैं अनलाइक। अब बच्चों इनका क्या यूज होगा, ये आपको जब आप एडिशन करेंगे, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानना, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। यहां तक हमने देखिए काफी सारी टर्म्स कर ली हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक सबको एक बार देखेंगे आप और यहां तक नोट डाउन करेंगे। कोई किसी को डाउट लगता है तो अभी के अभी पूछ लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब अच्छे से आपने ये टर्म सीख ली हैं, तो कुछ टर्म और सीखने की बात है। अब देखिए, आपने सीखे होंगे, कहीं पढ़ा होगा तो मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और आ जाता है पॉलीनोमियल। क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मोनोमियल क्या होता है। एक पदी, इसका मतलब जिसमें एक पद हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। और अगर आपके पास है द्विपद, दो पद हों तो बाइनोमियल हो गया। अगर त्रिपद हो मतलब तीन पद हों तो हो गया ट्राइनोमियल। और अगर बहुपद हो तो देखिए, हिंदी
और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजीज में आपको साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, दोनों लैंग्वेज में आप चीजों को समझ सकें। तो क्या होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अब कोई एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सप्रेशन हमने लिखी 3xy + 4। तो ये क्या है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ये कैसे पता लगेगा आपको? इसी चीज के लिए हम ये सभी टर्म्स सीख रहे हैं। तो देखिए, जहां पे एक पद हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। अब एक पद क्या हो गया, जैसे आपके पास है x, ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। एक्स वाई है, इसको भी मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो अल्फाबेट्स हैं तो ऐसा नहीं कि ये बाइनोमियल हो गया, एक पद ही रहेगा। मैंने आपको समझा था एक पद क्या होता है, ये 3xy है, इसको भी एक पद ही बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पद बोलेंगे इसको। अब इसी तरह से आपके सामने अगर 4 है तो वो भी एक पद हो गया, z² है, वर्ग है किसी का, वो भी एक पद हो गया, ठीक है। 4t² है, ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया। तो देखिए सभी के सभी यहाँ पे ये एक पद हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बाइनोमियल के बारे में, द्विपद क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द्विपद क्या हुआ, देखिए जिसके दो पद हों, जैसे अभी मैंने लिखा था x + y, यहाँ पे लिख देता हूं मैं x + y। तो यहाँ पे दो पद हैं, कौन से, एक x और दूसरा y। तो इनको प्लस माइनस किसी चीज से सब्ट्रैक्ट किया जाता, प्लस या माइनस से, तो वो दो पद हो जाते हैं। जैसे 3x + 4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये भी दो पद हो गए, ठीक है। इसी तरह से 4t + z², ये भी दो पद हो गए। तो ये सब क्या है, द्विपद हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये द्विपद हो गए। तो बाइनोमियल द्विपद क्या हो गए, जिसमें दो पद प्रेजेंट हो। इसी तरह से ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद, पॉलिनोमियल जिसमें तीन से ज्यादा पद हों। तो देखिए दो मैंने आपके लिए लिखे हैं, दो आप खुद कोशिश करो, लिख के बताओ कि भाई क्या हो सकता है ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या आ सकता है। तो जल्दी से इसको तो नोट डाउन करो और इनको आप लिख के दिखाओ। इनके एग्जाम्पल्स कुछ लिखेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट्स, त्रिपद के बारे में देखते हैं अब। तो त्रिपद क्या होते हैं, जिसमें तीन पद हों, जैसे x + y + z, तीन पद हो गए। या फिर x + y + 7, तीन पद हो गए। या फिर x + xy + 70, तीन पद हो गए। तो ये त्रिपद हो गए। लेकिन स्टूडेंट्स वापस से आता हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि भाई x + y + 5x, ये क्या त्रिपद है या द्विपद है, ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो ये दिख रहा है आपको, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स, समान पद, अभी हमने देखा था। तो ये दोनों समान पद हैं। तो ये दोनों अगर समान पद हो गए तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ये आगे आप पढ़ेंगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका सीखेंगे टर्म्स का, तो आप पढ़ेंगे इन दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे। तो एक तो ये हो गया और एक ये, तो इसमें सिर्फ दो ही पद हैं, इसीलिए ये हो गया बाइनोमियल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल का आपको पता लग गया डिटेल में। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल। तो जिसमें तीन से ज्यादा पद हो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे a + b + c + d, 3t + b + c + 4। तो तीन से ज्यादा, चार भी हो सकते हैं, उसमें पांच पद भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, बस तीन से ज्यादा हो उनको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो इनको नोट डाउन करो।
तो स्टूडेंट्स यहां तक काफी सारी टर्म्स हम सीख चुके हैं। अब देखिए आगे करते हैं, इनके आधार पे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। ध्यान से देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को क्लियरली। यहां पे बोला गया है, देखिए पार्ट ए देखिए, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक बताने हैं जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन हैं उनमें। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बस वही आपको लिख देने हैं फटाफट यहाँ पे। तो जल्दी से कोशिश कीजिए पार्ट ए को सॉल्व करने की और बताइए क्या क्या इसके कोफिशिएंट हो सकते हैं, एक्स के कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं। देखिए मैं पहला एग्जांपल दे देता हूं आपको, 4x माइनस 3y, यही है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4x, इसके साथ क्या है 4 है, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। जो अल्फाबेट्स के साथ नंबर होता है वही तो होगा कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट 4 हो गया। इसी तरह आपको बताने हैं बच्चों कि अलग अलग टर्म्स में क्या क्या इनका कोफिशिएंट होगा अलग अलग एक्सप्रेशंस में। तो जल्दी से इनके कोफिशिएंट लिख दीजिए x के क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब प्रॉपर आप टेबल बना सकते हैं इसकी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कैसे कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, या फिर आप व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। व्यंजक यहाँ पे क्या है, व्यंजक क्या है। तो 4x माइनस 3y क्या हो गया, व्यंजक हो गया। इसी तरह 8 माइनस एक्स, इसको नहीं, दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं हम कोई, ये ले लेते लास्ट वाला, 2z माइनस 5xz, 2z माइनस 5xz, ये है एक्सप्रेशन। अब हमें x वाला पद लेना है, ठीक है। तो x का पद, x का पद क्या होगा, x की टर्म जिसको हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है माइनस 5xz। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट लिखना है, आपको लिखना है कोएफिशिएंट यानी गुणांक। तो जो फैक्टर x है उसका गुणांक आपको लिखना है। फैक्टर x का गुणांक क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, तो फैक्टर x का गुणांक 4 हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ क्या क्या है, z भी है, माइनस 5 भी है, तो माइनस 5z हो जाएगा। इसी तरह से आपको बाकी जो पद दिए हैं उनका भी आपको लिखने होंगे कोएफिशिएंट। और यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, x की जगह अब y के कोएफिशिएंट लिखने हैं इन एक्सप्रेशंस में। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इनको भी आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन होमवर्क में। देखिए बेसिक आपको पता है, अगर आपको पता है कि भाई कोएफिशिएंट क्या होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, आपको इजीली कर पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल के रूप पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए, एक दो एक्सप्रेशन कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप ध्यान लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्लास में होमवर्क करेंगे तो आपको बड़ा मजा आने लगेगा क्लास में मैथ्स करते टाइम। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।